हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपको बता दिया था कि भाई जो पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी है वो रेडिएशन एनर्जी वो कंटिन्यूअसली नहीं होकर डिसकंटिन्यूअसली होती है क्वांटा के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वांटा। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है। मान ले एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड इट अब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करके रेडिएशन इमिट करेगा। अब रेडिएशन इमिट करेगा तो कुछ, जब इसको कंटिन्यूअसली हीटिंग जारी रखेंगे हम, इट विल अब्जॉर्ब मोर एंड मोर एनर्जी एंड इमिट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इसलिए सब्सटेंस पहले गर्म करने पर जैसे रेड, फिर वाइट, ब्लू, येलो ऐसे होता है, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जितनी ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतनी हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन वो इमिट करेगा। तो पहले कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो कम फ्रीक्वेंसी के रेड वाले कलर दे रहा है। येलो की सबसे ज्यादा है इसमें, तो फिर लास्ट में येलो देगा। लोहे में जैसे आपको बताया था कि पहले रेड होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ब्लू हो जाता है, तो ये कारण है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light of particular frequency fall on the surface of metal, the photo gives its entire energy to the electrons. The electron will be dislodged or detached from the metal only if the energy of photon is sufficient to overcome the force production of the electron by the nucleus. That is why photoelectron is ejected when the incident light has a certain minimum frequency. ये आपको कल भी बता था ये पॉइंट कि जब भी लाइट पड़ेगी तो वहां इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लाइट के केस में। जैसे मेटल का सरफेस है, यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यदि ये लाइट है रेडिएशन तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तो तभी होंगे जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आएंगे। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। मान ले ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये उसके पास है इंसिडेंट रेडिएशन के पास, ये इतने, ये तो चाहिए कम से कम, और ये है उसके पास, तो फालतू है ना। इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा है किसके पास, उस इंसिडेंट रेडिएशन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन है इतनी ये। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये किसके रूप में दिखाई देती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के रूप में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगी। हमें पता है के क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल होगा हाफ एम स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये इसके इक्वल हो गया। या कह सकते हो एच न्यू किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर था ये, प्लस एच न्यू नॉट, ये इसके इक्वल है। तो इस प्रकार
ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा है, इसका मतलब है ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है तो वो इसके बराबर है। ये थ्रेशोल्ड एक फिक्स एनर्जी है। तो इसका मतलब ये बढ़ रही है, जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतनी ये बढ़ रही है। ये जो बढ़ रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, निकल रहा है वहां से, मेटल के सरफेस से। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स बट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स दैट इंक्रीज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। देखो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रकार क्वांटम ग्रुप में एनर्जी होती है। मैटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका नेचर ड्यूअल माना गया है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, ड्यूअल नेचर, दोहरी प्रकृति है। उनके अंदर वेव का करैक्टर भी है और पार्टिकल का करैक्टर भी है। इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन जैसे वेव करैक्टर भी शो करते हैं ये, और पार्टिकल के जो करैक्टर है उसको भी ये शो करते हैं। जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो इसको पार्टिकल मानते हैं, और जब लाइट की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं इसको वेव मानते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के रेस्पेक्ट में इसको वेव मानते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के रेस्पेक्ट में हम इसको पार्टिकल मानते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है। कैसा नेचर है, ड्यूअल। दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल, दोनों कैरेक्टर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के। इससे पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, टू अरेंज द डिफरेंट रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप कहें या स्पेक्ट्रोग्राफ कहें,
स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। यूज टू सेपरेट the radiations of different frequencies and wavelengths. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेडिएशन को अलग करने के लिए इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें होता है क्या? एक तो प्रिज्म होता है और एक डाइफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग होता है और एक टेलीस्कोप होता है ताकि आने वाले रेडिएशन को देखे जा सके। स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप रिप्लेस्ड बाय फोटोग्राफिक फिल्म। इसमें प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म में से जो डिफरेंट वेवलेंथ गुजरेंगी, प्रिज्म उनको सेपरेट कर देता है, अलग अलग बांट देता है। और यहां फोटोग्राफिक प्लेट पे जो जैसा ग्राफ दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ये स्पेक्ट्रोग्राम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम, स्पेक्ट्रोग्राफ। द स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप बाय फोटोग्राफिक फिल्म, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ और फोटोग्राफ। देखो स्पेक्ट्रोस्कोप कब है ये? जब ये इसमें प्रिज्म है, एक डाइफ्रैक्टिंग टेप और एक टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप, तब तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप है। लेकिन जब टेलीस्कोप हटा के फोटोग्राफिक फिल्म लगा दें, फोटोग्राफिक फिल्म जैसे जो एक्सरे फिल्म है, इसको लगा दें, तो ये बन जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो डिफरेंट रेडिएशन का जो अरेंजमेंट आती है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर, फिल्म पर, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्ड इन द फिल्म इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोग्राम और ए स्पेक्ट्रम। जो रिकॉर्ड होता है यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो ब्रांच है साइंस की जो इसकी स्टडी करती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब किसी सोर्स से, मान ले सन से है या किसी भी सोर्स है, बल्ब है, किसी भी सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन को डायरेक्ट पास कर दें प्रिज्म में से, डायरेक्ट प्रिज्म में से पास कर दें, जब किसी सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन को डायरेक्टली प्रिज्म में से पास कर दें, और वहां से जो फोटोग्राफिक प्लेट को पर जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा ये दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस।
या लाइन स्पेक्ट्रम कह रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम कह रहा है। कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, जब इन रेडिएशन को किसी सॉल्यूशन में से गुजार दे पहले, और वो इसमें से कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद इसको प्रिज्म में से गुजारें, और फिर जो स्पेक्ट्रम मिले वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब पहले किसी ऐसे सॉल्यूशन में से गुजार दें, ये मान रेडिएशन है, सन क्या है, किसी भी सोर्स के, बल्ब जो भी है, जो मर्जी है बल्ब है, जिस भी सोर्स से रेडिएशन निकलते हैं, उस रेडिएशन को पहले किसी सॉल्यूशन में से गुजारें और फिर प्रिज्म में से गुजारें, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कहलाता है लाइंस, सॉरी, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आता है। When white light from any source such sun bulb or any glowing body is analyzed by passing through a prism, it's split up into 7 different wide bands of color from violet to red. अब यह आपको सभी ने देखा भी है, पता भी है। जो व्हाइट लाइट को, चाहे सन की है, बल्ब की है, किसी की भी है, व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से, तो हमें 7 कलर की एक पट्टी मिलती है। ये 7 कलर की, जैसे एक कलर ये हो गया, 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 एक ये हो गया, एक कलर ये हो गया, और एक कलर ये हो गया। तो ऐसे 7 कलर की एक पट्टी मिलती है। ये विव गेवर के नाम से। प्रिज्म ने क्या किया, व्हाइट लाइट में जितने भी वेवलेंथ थे इनको सबको बांट दिया। ये 7 कलर की पट्टी होगी। तो अब एक्चुअल में देखोगे उसमें, तो ये 7 कलर एक दूसरे के इतने मर्ज दिखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन सा कलर कहां खत्म होता है, दूसरा कहां शुरू होता है। मतलब कंटिन्यूअसली होते हैं कलर, ये पट्टी, ये बैंड, 7 वाइड बैंड्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम मिलता है, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, तो सबसे कम डेविड होता है। वायलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो सबसे ज्यादा डेविड। डेविएशन है, देखो ये इस एंगल पर थे सारे, तो ये इतने पे इतने पे इतने पे इतने पे, और ये जाके तो बहुत ज्यादा एंगल पे। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? वायलेट कलर का। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ
सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगा। When some volatile salts is placed in buoyant flame, electric charge is passed through the gas at low pressure. Light is emitted. जब सोडियम उसके साल्ट को, मान ले सोडियम साल्ट है, सोडियम का साल्ट है, सोडियम या उसका साल्ट फ्लेम के ऊपर रख दिया, ज्वाला के, बर्नर की ज्वाला पे, वहां से तो लाइट निकली और उस लाइट को पास किया प्रिज्म में से, वहां से रेडिएशन निकले, उसको पास किया प्रिज्म में से। If this light is resolved in spectrum, it is found that no continuous spectrum is obtained, but some highlighted colored lines are obtained. मतलब कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला ऐसे, बस कुछ कलर्ड लाइन मिली। जैसे ये कलर्ड लाइन हो गई, अगली कलर्ड लाइन हो गई, बीच में ब्लैक स्पॉट मिला, ये ब्लैक स्पॉट था। तो स्पेक्ट्रम जो था वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। प्रत्येक लाइन का अपना अपना एक वेवलेंथ होती है, सबका अपना अपना डिफरेंट वेवलेंथ होता है, इसलिए वो अलग अलग लेन देते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अपने फिंगरप्रिंट्स, सब हर व्यक्ति के अपने अपने फिंगरप्रिंट होते हैं, ऐसे ही हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। हर एलिमेंट के पास अपनी अपनी वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं जो कि देते हैं वेवलेंथ के रूप में। इसी प्रकार तो लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, अलग अलग एटम का स्पेक्ट्रा अलग अलग आता है। और एक बताएगी आपको कि जब लाइट को उसमें गुजारने से पहले किसी सॉल्यूशन में से गुजार दें, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ को अपने पास रख लेगा, आगे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम के अंदर जिस कलर की वेवलेंथ को सॉल्यूशन ने ऑब्जर्व कर लिया था उसके स्थान पर डार्क बैंड्स मिलेंगे। वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस रहता है, लेकिन ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सम सर्टेन वेवलेंथ, क्योंकि कुछ वेवलेंथ को सॉल्यूशन ने अपने पास रख लिया, वो आगे गई नहीं, इसलिए उसके स्थान पर कोई कलर दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है ये देख लेना। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखा तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार की लाइन देखी, जिनको लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन, पीफर्ड और ब्रैकेट और पीफर्ड सीरीज। जिस भी साइंटिस्ट ने जिस प्रकार का स्पेक्ट्रम उसमें देखा उसको उसी के नाम पे रख दिया गया। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट और पीफर्ड। पास्सन, ब्रैकेट और ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ देखी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, जो कि आपके बुक में डायग्राम बना रखा है, हम देख लेना। अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ देखी तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, इनको अलग अलग सीरीज देखी। तो ये था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रम के बारे में था ये। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करवाएंगे। धन्यवाद।